नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ, एक नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ। आज हो गया है डे 12। 11 सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं और आपके सामने हम 11 टॉपिक्स और 11 ऑथर्स को लेकर आए हैं जो अपनी 11 बुक्स आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। सो 11 ऑथर्स की राइटिंग जर्नी आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। आई एम श्योर इन 11 ऑथर्स के थ्रू आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ नोट किया होगा और शायद बहुत लोगों ने एक्शन लेने भी शुरू कर दिए होंगे। तो उसी तरह से हर बार की तरह एनर्जी से भरपूर, लर्निंग से भरपूर आज का एपिसोड भी होने वाला है। आज का एपिसोड हम सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के एपिसोड में आपको इमोशनल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ, इन सब के बारे में जानने को मिलेगा सिर्फ एक बुक में, क्योंकि आज की बुक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग किताब है। आज के जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं वो अपने आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और वो इसलिए क्योंकि वो एक कैंसर वॉरियर है जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर जीत हासिल की है। अब आप सोच लीजिए कि वो कितने ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। स्पेशली मैं बात करूं, मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो सबसे पहले हमारा माइंड कमजोर होता है और जिस वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। लेकिन एक ऐसी पर्सन जिन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी में अपने आप को मजबूत बनाए रखा और इस जर्नी में अपने आप को यहाँ तक लेकर के आए हैं, एक किताब उन्होंने इस पर लिखी है, अपने एक्सपीरियंस उसमें डाले हैं और आपके सबके सामने वो पेश कर रहे हैं। ये बुक रिलीज हो चुकी है, अमेजोन पर लिस्टेड है, जिसका लिंक हम आपके साथ प्रोग्राम के एंड में शेयर करेंगे। सो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। डायबिटीज और कैंसर जैसी हेल्थ चैलेंजेस को इन्होंने हराकर स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन के जरिए लाइफ को फिर से जीना सीखा है। इनका जीवन एक इंस्पिरेशन है और यही अनुभव इन्होंने किताब में भी साझा किए हैं। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है मिस्टर श्री कुमार गोपीनाथ जी। नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं और हम बहुत कुछ आपसे नया जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है सर। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि मुझे इस अवसर मिला इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मैं कोशिश करूँगा ये मैसेज है ये व्यूअर्स को और रीडर्स को मैं पहुँचाना चाहूँगा। जी सर, रीडिंग और राइटिंग ये दो ऐसी हैबिट्स होती हैं जो किसी भी पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकती है। हम रीडिंग जब हम करते हैं, जब हम राइटिंग करते हैं तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं और अपनी लाइफ की जो स्ट्रेस होती है उसको रिलीज कर पाते हैं। आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है रीडिंग और राइटिंग की। मुझे बचपन से रीडिंग और राइटिंग का तो नहीं, बट रीडिंग का काफ़ी शौक था, जी राइट फ्रॉम स्कूल डेज। और बाद में अभी थोड़ा बहुत टाइम है, इसीलिए मैंने राइटिंग शुरू किया है। तो रीडिंग तो अभी भी हम करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हिसाब से नहीं हो सकता है। ओके। तो बट एक हैबिट है, वो सबको, बच्चों को और बूढ़ों को, सबको, जी सब पब्लिक को ये जरूरी है। रीडिंग का हैबिट नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, स्किल एनहेंसमेंट के लिए ये तो जरूर, बहुत ही जरूरी है। खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट सेल्फ डेवलपमेंट, नॉलेज, ये सब के लिए तो जरूरी है, बहुत ही जी जरूरी बिल्कुल। है। गोपीनाथ जी, मैंने अभी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है और आप इस जर्नी में यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या स्ट्रगल रहा आपका, थोड़ा सा प्लीज बताइए हमें। ये तो थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि मेरा जन्म तो जमशेदपुर स्टील सिटी वहाँ हुआ था 1955 में। मेरे पिताजी वहाँ टाटा स्टील में नौकरी करते थे।
अच्छा। तो हम लोग का जन्म वहीं हुआ। तो उस टाइम तो ये बिहार प्रांत था। अभी तो उसका बंटवारा हो गया, अभी झारखंड हो गया। तो अच्छा। ये तो एक हुआ। तो 35 साल मेरा जीवन वहीं रहा। स्कूलिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई वहीं हुआ। ओके। अभी 35 साल बैंगलोर में है। तो मैं अभी 35 प्लस 35 70 ईयर्स का हूँ। तो हम्म। अभी मिड मिड स्टेज पर हूँ। एक्चुअली माय नेटिव प्लेस केरल है, बट केरल में रहने का मौका नहीं मिला। वो तो 35 साल जमशेदपुर, अभी 35 साल बैंगलोर। और ओके। परिवार में मेरी एक ही बेटी है। वो तो माइग्रेट हो गई और सेटल्ड है कैलिफोर्निया में। और हमारा एक पोता और एक पोती है। और बीवी तो अभी तक तो मेरे साथ ही है बैंगलोर में। जी, तो जी, जी, गोपीनाथ जी। सो गोपीनाथ जी, आपकी जिस किताब के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, इस किताब को लिखने का आपने कब सोचा? कब से आप इस किताब को लिख रहे हैं और क्या कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के माध्यम से? तो ऐसा है कि लास्ट ईयर हम लोग बेटी को मिलने के लिए यूएस गए थे। तो हमारा पोती उस टाइम तो 6 साल का था, उनका नाम वीरा। तो उनका है मेडिकल एग्जाम होने के बाद में वो घर आई और अपना डॉक्टर किट निकाली। और उन्हें बोला कि मैं आपका मेडिकल टेस्ट लेना चाहता हूँ। हुँ, तो हुँ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने कि 2 मिनट हमारा चेकअप किया, आईज, ईयर्स, नोज, और स्टेथोस्कोप लगाई और बोला कि देखने के बाद बोला आपका तो टाइम अप हो गया है, अच्छा, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं है। इस तरह का अच्छा। डायग्नोसिस उन्होंने दिया। तो मैं फिर उनको बताया ये तो आप डॉक्टर हैं, आप तो कुछ करना चाहिए। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बोला ठीक है, हम एक चीज़ कर सकते हैं, तो हम रीटेस्ट लेंगे। तो रीटेस्ट उन्होंने किया। इस टाइम उन्होंने एक प्रिटेंड लैपटॉप लेके आई और उसमें फिक्स किया और बताई कि हाँ अभी तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, आपका तो टाइम अप हो गया है। हुँ, तो फिर वही गेम खेलते हुए मैंने उनको फिर बताया देखिए आप तो ऐसा नहीं बोल सकते, आप डॉक्टर हैं। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, अगर डॉक्टर है तो हमारा बात सुनिए। ये तो हुँ, मोबाइल से आप बहुत ज़्यादा लगाव है, उसको आप अलग रखिए, नंबर 1। हुँ। नंबर 2, मैं कुछ वर्कआउट आपको बता रही है, उसको आपको रोज करना है। तो तो वो तो जिम्नास्टिक जाती है, तो उन्होंने अपना कुछ कसरत बताई और बोला कि इस तरह आपको रोज करना है। तो मैंने बोला ठीक, करेंगे। उसके बाद भी मैं थोड़ा चेहरा फिर दुखी चेहरा बनाया और उनको बोला अभी ये तो है, सही है, लेकिन आपको फिर भी कुछ करना होगा। तो उन्होंने हमको सामने आए और हमारा अ, बाल को थोड़ा इस तरह से उठाई हुँ। और बोला देखिए आई कैन सी सम डार्क हेयर्स, सो आई विल गिव यू सम मोर ईयर्स। अच्छा। इस तरह का उन्होंने बताई। तो इस तरह का ये एपिसोड को मैंने अपने किताब में बिगनिंग में उतारी है, ये उतारा है ये। हुँ, हुँ। क्योंकि ये एक थ्रोबैक हुआ 22 ईयर्स पहले जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था। उस टाइम भी ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसी तरह बोला था मुझे कि आपका तो टाइम अभी बहुत लिमिटेड है। तो ये एक्सपीरियंस या एनेक्डोट को हम किताब में शुरुआत में हम स्टार्ट किए हैं। तो ये एक तरह से मेरे लिए एक ट्रिगर था कि मुझे कुछ तो लिखना है और हमारा मैसेज कैंसर अवेयरनेस को सबको सबसे शेयर करना है। तो ये इसी तरह का एक शुरुआत हुआ। जी, जी, श्री कुमार जी। सो इस किताब को लिखने के पीछे आप किसने आपको इंस्पायर किया? आपने अभी नाम लिया कि आपकी जो पोती है, इन्होंने आपको इस बारे में बताया, इस बारे में थोड़ा-सा गाइड किया कि क्या कुछ करना चाहिए।
इस किताब को लिखने के पीछे और आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? किसने आपको गाइड भी किया साथ-साथ में? तो ये तो अभी हम आपको बताएं, ये एपिसोड अभी किताब में उतारा हुआ है। तो उसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा कि टीवी सीरियल हुआ, सिनेमा हुआ, और बहुत सारा ये जो पब्लिक में जो मानते हैं लोग कि किसी को कैंसर हो जाता है तो उनका बस वही आखिरी है, वही आखिरी चैप्टर है, इस हुँ, तरह का एक माहौल है। तो मैंने सोचा ये तो सही नहीं है। तो अभी कम से कम 10 मिलियन लोग कैंसर से उनका डेथ होता है, हुँ, और हुँ। 10 मिलियन अलावा उसके अलावा ऑल डायग्नोसिस होता है, तो 20 मिलियन लोग का बात है ये। तो आजकल अब तो ज़्यादा ही हो गया। every 6 person यू सी यू है इधर उनका खुद का डायग्नोसिस निकला हुआ है या उनका परिवार में किसी का हुआ है। तो इस तरह का जो माहौल हम देखें तो मैंने सोचा ये तो सही नहीं है, इसमें कुछ तो बदलाव आना चाहिए। तो हमारा जी, एक प्लेटफॉर्म था कि मैंने इसको लिखित मेरा खुद का एक्सपीरियंस हम बांटें। इसमें से हो सकता है 0.001% लोगों को उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो मैंने सोचा एटलीस्ट हमारा तरफ से तो कोशिश होना चाहिए। प्रिया is actually my niece, and in her family also there were her father, her mother-in-law, both were afflicted with cancer. ओके, तो उनका प्रोफेशन तो है, प्रिया एक इंजीनियर है, बट वो सब छोड़कर, वो भी पहले यूएस में थी, वो छोड़कर बैंगलोर आ गई। उनका जो फादर और मदर इन लॉ उनका ख्याल रखने के लिए वो सब छोड़कर आ गई है। और उन्होंने बहुत मेहनत किया। अभी तो उनका दोनों का डेथ हो गया, फादर का भी डेथ हो गया और मदर इन लॉ का भी डेथ हो गया, बट उन्होंने बहुत मेहनत किया उनको देखभाल करना चाहिए, केयर गिवर। सो शी हैज ऑल्सो बीन इंस्पिरेशन हुँ, हुँ। person, and then she has started being a yoga therapist. She is a yoga ओके, expert, qualified, हुँ, and she's writing a thesis. She's writing a doctorate now, and in fact, two of the healing lessons, music and yoga, she's जी, trying to combine yoga and music. अच्छा, So this is not actually inspired by me. This is her own uh, idea. But I thought she is the best person to come here on the program. ओके। जी, श्री कुमार जी। दोस्तों, आज हम श्री कुमार गोपीनाथ जी से बातचीत कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक कैंसर वॉरियर हैं और अपनी इस इश्यू से, अपनी इस बीमारी से लड़ते हुए उसमें विजय प्राप्त की है इन्होंने और अपनी लाइफ को फुलफिल होकर के ये जी रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस और इनकी जो स्ट्रगल की कहानी है वो इस किताब में इन्होंने साझा करने की कोशिश की है ऑडियंस के साथ, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इससे जूझ रहे होंगे और मे बी हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे कि वो इससे उबर सके, अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर ला सके। सो आई एम श्योर ये किताब उनको बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत बेनिफिट होने वाले हैं उनको इससे, ताकि क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी और पर्सन की एक्सपीरियंस या उसकी लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस है वो हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस से मैच करते हैं, और जब सामने वाले पर्सन की जो जिंदगी होती है वो सब सही ट्रैक में जा रही होती है या फिर उसमें कोई सुधार हो रहा होता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सो गोपीनाथ जी अपने आप में बिल्कुल सही एग्जाम्पल है इस इशू को लेकर के। गोपीनाथ जी, मैं आपसे एक बार पास्ट के बारे में जानना चाहूंगी। अगर हम थोड़ा समय पहले चलें, जब आपको इस बीमारी का पता चला था, जब डायलिसिस हुई थी ये प्रॉब्लम, उस समय आपकी जो मेंटल स्थिति थी या जब आपको पता चला तब आपने उस समय क्या फील किया? अगर आप कंफर्टेबल हो, आप बताना चाहें तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। आपने क्या फील किया उस समय? आपको कैसा लगा कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, या आप नॉर्मल थे, ठीक थे, कैसा फील कर रहे थे? Uh,
शालिनी मैडम, मुझे तो अभी फ्रैंकली आपको बताना होगा कि जी। जब ये डायग्नोसिस हुआ था, तो एक तो था, एक तरफ तो सोच इस तरह था कि मैं तो एक्चुअली धूम्रपान या तंबाकू इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, अभी हम्म। किया भी नहीं है। तो हम्म। मुझे तो माउथ कैंसर डायग्नोज किया है। कि साधारण तौर पर ये सिगरेट जो या हाँ, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, साधारण तौर पर उन्हें होता उस है ये, जी। होता है। तो ये तो नंबर वन। हम्म। दूसरा, हमारा जो भी परिवार में किसी का कैंसर हिस्ट्री नहीं है। ओके। तो ओके। जब ये डायग्नोसिस हुआ था, जरूर एक झटका तो महसूस हुआ था। बट हम्म। मेरा खुद का जो डीएनए इस तरह है कि मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो अगर मैं ये समझ गया कि अगर मैं टूट जाता है, तो मेरे परिवार में जो बाकी लोग हैं, बेटी हम्म। है और उनका तो शादी भी नहीं हुआ था उस टाइम, अच्छा। और मिसेस जो है वो तो स्कूल टीचर प्रोफेशन है उनका। तो उन लोग ही उनको पर असर पड़ेंगे, तो हमको तो स्ट्रांग रहना ही रहना है। तो मैं उस तरह का एक मनोबल मैंने रखा। जी। तो वो तो एक साइड में जो हम बताएं ये बात, दूसरा साइड में है तो चैलेंजेस है इसको झेलने के लिए। मुझे तो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का। वैसे तो डायबिटीज का मरीज था मैं। तो उस टाइम तो मालूम नहीं था कि डायबिटीज के अलावा एक जी। कैंसर भी आ जाएंगे, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ठीक है, तो हम जब बुक आपको पढ़ने का मौका मिला तो आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट है, इसीलिए मैंने ये नेगेटिव एस्पेक्ट पर नहीं ध्यान दिया, हम्म। पॉजिटिव की तरफ ही सोचा। अब आप हीलिंग लेसन्स पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी मैंने जो हीलिंग लेसन्स पर मैंने जो जोर लगाया है, जैसे कि आप देखेंगे म्यूजिक है, योगा है, स्पोर्ट्स है, ट्रैवल है, और हैविंग a kind of a mindset to accept the situation, accept the way things are, or of course, blessings of my family and God एब्सोल्युटली। that is been there. That's also a very important point I आई एम must श्योर। take. जी। तो ग्रेटिट्यूड भी एक बड़ा एक लेसन है, प्रेयर्स। तो बिल्कुल। जिसको आज का भी अखबार में मैंने देखा कि अगर आप किसी के बारे में प्रेयर करता है, वो कहीं पर भी है, कोई भी अगर मंदिर है या गुरुद्वारा है या मस्जिद है, अगर वहाँ से आप प्रेयर करता है किसी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली अगर वो पेशेंट या मरीज अगर आईसीयू में भी है, तो हम्म। उसका ब्रेन ब्रेन पर असर करता है। ये एक मैंने बहुत ही मैंने अस्टॉनिशिंग फैक्ट आज का न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा। एक न्यूरो साइंटिस्ट का ये था, एक रिसर्च पेपर है, उसमें अच्छा। बताया गया कि इतना हम लोग को मानने को भी दिक्कत होता है, बट उनका जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रेयर कर रहे हैं उन पर इलेक्ट्रोड्स लगाया गया, और उस हिसाब से ये प्रूव किया गया वो पेशेंट को तक पहुंचा रहा है, मैसेज पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहा है। जी। तो ये आज का लर्निंग है। आज का टाइम्स बिल्कुल। में है इसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्री कुमार गोपीनाथ जी से, और डिस्कशन चल रहा है इनकी किताब पर, जिन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, जो कि एक कैंसर वॉरियर है। और अब समय आ गया है कि हम इनकी किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रिया जी को। गुड हेलो इवनिंग। प्रिया, हाउ आर यू? हेलो शालिनी गुड जी, इवनिंग। कैसे हो आप? मैं हेलो बिल्कुल श्री ठीक हूँ। कुमार।
हेलो। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हम बातचीत कर रहे हैं श्री कुमार जी से, और आपसे मैं जानना चाहूंगी इनकी इस राइटिंग जर्नी में आपका क्या योगदान रहा, और साथ साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आपसे जानना चाहूंगी। योगदान ये रहा है कि बिकॉज आई एम अ योगा टीचर एंड अ थेरेपिस्ट। मैं 7-8 years से योगा सिखाती हूँ और योगा फॉर वेरियस कंडीशंस लेती हूँ। और श्री कुमार जी मेरे अंकल है, एंड हमें उनका कैंसर जर्नी पता है। एंड उन्होंने हम पूरे फैमिली को बहुत इंस्पायर किया है उनके रेजिलियंस और उनके फाइटिंग स्पिरिट से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि योगा टीचर हूँ तो योगा का जो योगदान है फॉर कैंसर स्पेशली, फॉर हम्म। एनी दिक्कत जो आते हैं लाइफ में, तो योगा कैन एक्चुअली हेल्प यू मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो जी। उन्होंने मुझे उनके बुक के लिए क्रेडिट्स लिखने को बोला, एंड दैट इज माय योगदान। एवरीथिंग एल्स ही हैज डन ऑन हिज ओन। राइट। प्रिया, इस तरह की जो बुक्स आती है जब बहुत ही किसी व्यक्ति की लाइफ पर बेस्ड होती है, उसके एक्सपीरियंस स्पेशली, जैसा कि टॉपिक सर की किताब का रहा है, आपको क्या लगता है कि कोई भी पर्सन, समझ लीजिए सोसाइटी में अदर पर्सन जो सेम प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? सी, मेडिकल फील्ड तो सबके लिए बराबर है। जो भी डॉक्टर के पास जाता है उनके लिए कीमो, रेडिएशन, मेडिकेशन सब उनके लिए सेम है। तो दो कैंसर पेशेंट्स, ऑफ कोर्स तुम्हारा द स्टेज ऑफ कैंसर दैट यू हैव एंड ऑल दैट उसके ऊपर भी है। जी। बट द मेन थिंग दैट आपके रिकवरी में जो यूजफुल है वो आपका फाइटिंग स्पिरिट, आपका मेंटल स्ट्रेंथ वो होता है। और जब ऐसी स्टोरी हम पढ़ते हैं किसी के पर्सनल जर्नी का, तो एज अ पेशेंट you feel कि someone has gone through it, someone has overcome this। एंड अगर ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे मिस्टर श्री कुमार ने स्टेप बाय स्टेप 8 लेसन बताए हैं इतना सिंपल हम्म। तरीके से, तो अगर ये स्टोरी इवन 10% लोगों को तक पहुंचे तो उनके हम्म। लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होगा। ऐसे लगेगा कि हम सब ये कर सकते हैं, इस कैंसर को फाइट कर सकते हैं। सो रियल स्टोरीज वर्सेस जो किताबों में नॉर्मल मेडिकल साइंस की भी चीजें लिखी होती है, बट रियल स्टोरीज ऑफ रियल वॉरियर्स, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट्स को। एब्सोल्युटली। प्रिया, क्योंकि आप एक योगा टीचर हैं और मेंटल वेलनेस पर भी बहुत ज़्यादा काम करती है, आपका पर्सनल ओपिनियन मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी जैसे पीछे कोविड आया था, मे बी हो सकता है कि आगे और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए जिसमें कि मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में, आज की जनरेशन को प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रखना चाहिए? सो मेंटल स्ट्रेंथ से पता है इम्यूनिटी बढ़ती है। बिकॉज सिर्फ हम लोग विटामिन खाने से इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ से अपना बॉडी इज एट द बैलेंस स्टेट। तो बैलेंस स्टेट का मतलब है कि कुछ भी दिक्कत हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप बैलेंस हम्म। तरीके से उसको फाइट कर सकते हो। तो सिर्फ विटामिन खाने से या ओनली एक्सरसाइज करने से दिस वोंट वर्क। तो तुम्हारा मेंटल, हम्म। जो बोलते हैं मेंटल रेजिलियंस जो है, उसके जी। लिए योगा इज वेरी यूजफुल। आपका ब्रीदिंग, जैसे हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाता है। हाँ, हाँ। जब स्ट्रेस होते हैं बॉडी एकदम टाइट हो जाता है। बट जैसे हम रिलैक्स होते हैं बॉडी रिलैक्स हो जाता है, मसल्स लूज हो जाते हैं, ब्रीदिंग स्लो हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है। तो ऑल हम्म। दीज फैक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर फाइटिंग एनी राइट, मेंटल और फिजिकल इलनेस। राइट, राइट, राइट। प्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने व्यूज शेयर किए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। वेरी मच, थैंक यू सो एंड ऑल मच। द बेस्ट टू श्री कुमार चेतन, ही इज माय अंकल। ऑल द बेस्ट टू हिज बुक। आप सब खरीदना। मैंने भी अपने सारे फ्रेंड्स को ये रेकमेंड किया है, गिफ्टिंग के लिए भी रखे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस शो। थैंक यू सो मच प्रिया। थैंक यू प्रिया। जी गोपीनाथ जी। सो सर, आपकी जो जर्नी रही है, उसमें उसकी हीलिंग जर्नी की मैं बात करूं तो उसमें आपने वर्क इज वर्शिप, इस टर्म पर आप बहुत विश्वास करते हैं। इस वर्क इज वर्शिप वर्शिप टर्म ने आपकी कितनी हेल्प की है इस हीलिंग जर्नी में? तो इसमें मेरा कन्विक्शन 200% है, वर्क इज वर्शिप। एक बात मैंने मेरे किताब में भी बोला है कि थ्रू आउट माई इलनेस, रेडिएशन
मैं 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज था। हम्म। 10 दिन। उसको छोड़कर बाकी सब दिन मैं काम रोज किया। ऑफिस ऑफिस गए। अरे तो वाह। एक तरह सा बोला जाए, सुबह में अगर मेरा रेडिएशन का था, रेडिएशन थेरेपी होता, मेरा घर से जो हॉस्पिटल था वो 25 किलोमीटर, 25 अच्छा। किलोमीटर फिर वापस आता है, आने के बाद फिर लंच। सो आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, सो आई यूज्ड टू ड्रिंक माय लंच। मैंने उसको पूरा मिक्सी में राइस, चावल और दाल, वेजिटेबल्स में पीकर, मेरा ऑफिस था 50 किलोमीटर घर से। तो हम्म। 50 और 50 और सुबह का रेडिएशन का जर्नी मिलाकर डेली 150 किलोमीटर्स मैं ट्रैवल ओके। करता हूँ। तो ओके। इससे ये तो बहादुरी का बात नहीं बोलेंगे, बट एक एक तरह से मैं तो डिटर्मिन्ड हो चुका था कि इससे हमको निकलना ही है, किसी हालत में निकलना ही है। जी। तो जी। उस हिसाब से मेरा वजन भी 20 केजी कम हो गया। 75 से अच्छा। 50, 55 हो 55 गया। हो गया, जी। 20 केजी कम हो गया, क्योंकि हम्म। लिक्विड डाइट था। तो वर्क इज वर्शिप तो मैं बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इस मंत्रा को, जी। क्योंकि ये मेरा माइंड भी डाइवर्ट रहा, फोकस रहा। गोपीनाथ जी, इस जर्नी के दौरान जैसे आपने बताया कि माउथ कैंसर से आप जो है वो स्ट्रगल करके बाहर आए हैं, आपको उस समय जो है वो स्पीच लॉस भी हो गया था। आपने अपनी बुक में भी इस बारे में बताया है। उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? तो स्पीच लॉस तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, एंड बहुत कुछ, मैं डिप्रेशन में भी हो गया था, क्योंकि स्पीच तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग बोल सकते हैं तब हम्म। तक हम इसका जो महत्व हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अगर बोली बंद हो जाता है, जैसे कि हिंदी में बोलता है ना, उनका बोलती बंद हो गया है। हाँ। तो हाँ। उसी तरह महसूस हुआ था। तो मुझे थेरेपी के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बोलना ही एकदम मुश्किल हो गया। अच्छा। तो इसीलिए हम्म। उस 3 महीना का थेरेपी किया। और थेरेपी भी जैसे कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में आपको जानते हैं, तो आप समझ हम्म। सकते हैं कि वो लोग पूरा अल्फ़ाबेट्स ABCD सबसे वो आपसे बुलवाएँगे, और हाँ जहाँ जी। पर आप जहाँ कमज़ोर है तो वहाँ पर रिपीट करना होगा। ओके। तो हम्म। उस तरह करना पड़ा। और हम्म। है एक थोड़ा लाइट हार्टेड मैनर में हम बोलेंगे तो हमको मुझे तो किंडरगार्टन जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब मैं जमशेदपुर में था तो मेरा ओके। स्कूल बहुत दूर था, 25 किलोमीटर। तो हम्म। स्टैंडर्ड 2 तक मुझे ये नर्सरी राइम ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिला था। हम्म। नर्सरी राइम, तो अभी ये स्पीच थेरेपिस्ट ने उसी उसी पर चालू किया, नर्सरी राइम। ओके। ओके, लाइक तो तब मौका मिल हाउ, गया आपको। तो हाउ नाउ, ब्राउन काउ, ये हम्म। सब का जो है बिगिनिंग में, जी। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सब मुझसे बुलवाया। तो राइट। ये राइट। एक लाइट हार्टेड वे आई हैड दिस। आपने स्टार्टिंग में बात करी कि ये जो हीलिंग जर्नी आपकी रही उसमें म्यूजिक ने भी आपको सपोर्ट किया, ट्रैवल ने भी सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स ने भी सपोर्ट किया। इन सब चीजों को मैं बारी बारी से जानना चाहूंगी। सबसे पहले आप म्यूजिक के बारे में बताइए कि म्यूजिक थेरेपी ने कैसे आपको इस हीलिंग जर्नी में सपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, उनको शायद ये एक एक आइडिया कह सकती हूँ या फिर एक तरीका मिलेगा कि वो इस जर्नी को जो है वो पास कर सके। म्यूजिक ने कैसे आपको सपोर्ट किया? तो शुरुआत में तो ऐसा रहा कि मेरे परिवार में मुझको छोड़कर बाकी सब कोई म्यूजिशियन है। जैसा अच्छा। मेरी मिसेस है, शी इज़ अ स्टार सिंगर। अच्छा। मेरी बेटी है, वो भी
स्टार सिंगर, सन इन लॉ है स्टार सिंगर, माय ग्रैंड डॉटर इज स्टार सिंगर। सो तो माय ब्रदर इन लॉ इज ऑल्सो a स्टार सिंगर who also lives in US। तो ओके। इन सब के बीच में मुझे तो मैंने ऐसा लगा कि देखिए इन लोग सब तो ये स्टार सिंगर्स है, तो मैं भी इस पर थोड़ा कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो इस हिसाब से मैंने एक कैरियोके ग्रुप स्टार्ट किया। अच्छा। जब हमारा जब ये स्पीच थेरेपी सब कंप्लीट हो गया है, हम्म। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इस पर थोड़ा कोशिश करते हैं। हम्म। तो ऐसा तो मैं ही किताब में बताया गया मैं म्यूजिकली चैलेंज्ड हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने इतना भी बेसुरा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा। सबको लोग बोलते हैं कि म्यूजिक इज गुड फॉर डी स्ट्रेसिंग, डी स्ट्रेस हो जाएंगे जिसका स्ट्रेस है। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरे गाने से बाकी को स्ट्रेस होना है, वैसा भी तो इसलिए हम लोग को एटलीस्ट एक लेवल पर तो आना है। राइट, तो राइट। तो एक कैरियोके ग्रुप में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कम से कम 100 लोग हैं। अभी अभी 10 साल से हम लोग अच्छा। ये ग्रुप मेंटेन किया हूँ। और ओके। वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, जैसा कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ, हम्म। तो मुझे मौका दिया जाता है कि एक दो सॉन्ग उन लोग थोड़ा बहुत उतना भी हमको मुझे टॉलरेट करते हैं, है ना। तो ये इस तरह बोलते हैं। तो ये मुझे तो लगता है एक कि इस तरह की अगर एक्टिविटी हम करते हैं तो शायद हम सोशल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बहुत रिड्यूस होता है। हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन जरूर, में अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। बहुत सही बताया आपने। तो ये भी है कि 50-100 लोग जो आते हैं वो जी। लोग खाली सिंगिंग, तो हम लोग तो कोई मुकेश और मोहम्मद रफ़ी नहीं है, कभी भी हम लोग जी। अपना अंदाज से गाते हैं। और आप इस एज़ अ तरह, हॉबी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हॉबी कर रहे हैं। बट ये तो देखना है, कभी कभी तो हमारा जो जो ओरिजिनल वर्जन से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल वॉइस भी नहीं रहा और थोड़ा जी। दिक्कत भी है। तो जी। जी। ठीक है, दिस इज वन सो थिंग इन। गोपीनाथ जी, इसके इसके साथ-साथ में स्पोर्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। पहले आप ये बताइए कि क्या आप जब आपको कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, उससे पहले भी आप स्पोर्ट्स खेलते थे? आप एक्टिव थे स्पोर्ट्स में? एक्चुअली मैं तो एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट बोला जाए, ये स्पोर्ट्स पर्सन रहा है शुरुआत से, अच्छा। बचपन से। अच्छा। मैं मेरे बचपन के दिन में मैं सोचता था बराबर कि ये जो अडल्ट है उन हुँ। लोग क्यों स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं। इस तरह का हमारा अभी भी सोच है। मैं 3 साल 4 साल का था, हुँ। तो हमारा जो लोकेलिटी में जो स्पोर्ट्स होता था उस टाइम, फुटबॉल था, क्रिकेट था, उस समय खेलता था। बट ओके। उस तरह का जो सोच है अभी भी हम सोचते हैं कि क्यों ये लोग छोड़ देते हैं, ये इसको बनाए रखना है, ये हुँ। हमारा सोच था। तो मैं पहले अमेचर लेवल में, ऐसे तो कंपनी में खेला हूँ, टाटा मोटर्स में हुआ, वोल्वो में हुआ, जिस कंपनी में मैंने काम किया वहाँ पर मैं कंपनी टीम में खेला हुआ था। ऐसे तो प्रोफेशनल लेवल में तो नहीं खेला, बट कंपनी में खेला और बहुत सारा मैन ऑफ द मैच मुझे मिला। तो हुँ, क्रिकेट हुँ। तो एक हुआ, बैडमिंटन ये हुआ दूसरा। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा सीख मिलता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट वो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी हुँ। लाइफ का चैलेंजेस है, उसमें फाइटिंग स्पिरिट होना ज़रूरी है। तो ये एब्सोल्यूटली। स्पोर्ट्स से मुझे ये सीख मिला है। जी। और अभी तो लेटेस्ट मैंने पिकल बॉल बोलकर एक नया स्पोर्ट आया है, हाँ उस जी, पर हाँ, हम हाँ। वो आप खेल उस रहे हैं। हाँ, अभी हम खेल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या उम्र बात में तो मैं सबसे मेरा तो अभी 70 हो गया, तो हमारा उम्र का कोई है ही नहीं है। है। बट हुँ, हुँ।
अच्छा ही लगता है, क्योंकि ये उतना भी माने स्ट्रेनुअस नहीं है, तो हम्म। इस पर मज़ा है माने स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो बिल्कुल। ये मुझे अब बोलना है ज़रूरी सब लोगों को कि कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है, तो हो सकता हम्म। है बैडमिंटन या टेनिस है, तो जो भी है। आज हम बात कर रहे हैं गोपीनाथ जी से, और अभी जो मैंने इनसे पूछा स्पोर्ट्स के बारे में, आपके व्यूज में मैं जानना चाहूंगी। सर ने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स जितना ज्यादा आप खेलते हैं, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लाइफ के अंदर भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें अपने ओपोनेंट को हराना होता है, मेंटली हराना होता है और खुद को जीतना होता है। इसी तरह से जैसे कि गोपीनाथ सर भी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ करके, फाइट करके, उस पर जीत हासिल करके आज हमारे सामने हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये फाइटिंग स्पिरिट जो है वो स्पोर्ट्स की वजह से हमारे अंदर आती है। तो जरूरी है कि आप खुद भी स्पोर्ट्स खेलिए, अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वो शुरुआत से ही, बचपन से ही कोई ना कोई एक स्पोर्ट को जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड रखें, उस खेलते रहे, ताकि ये जो मेंटल वेलनेस है वो बहुत ज्यादा आती है, प्रोसेस में होती है आपकी लाइफ में जब ज्यादा से ज्यादा आप स्पोर्ट्स खेलते हैं। इससे बेहतर और कोई एक्टिविटी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। अदर जब एक्टिविटीज हम करते हैं, हम शायद आगे पीछे के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के टाइम में हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट होते हैं। वो जो प्रेजेंट में गोल होता है, वो पॉइंट होता है, वो लेना होता है। तो ये जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाए। सर मेरे ख्याल से आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि ये चीज जरूरी है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप जी पाते हैं जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो। आपने बहुत सही बताया। आपका तो खुद का एक्सपीरियंस मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे तो ये बहुत ही ज़रूरी लगता है। जी। आजकल तो ये आईपीएल का ये सब का ज़माना है, तो हाँ। हमारा तो बचपन में ये सब नहीं था, लेकिन ये शौक या पैशन बोला जाए तो ये ज़रूर था। और बिल्कुल, अभी बिल्कुल। अभी इसको आगे तो इस पर ज़्यादा और भी एक करिकुलम के हिसाब से ये जी, ज़रूरी ऐड है, इसके करना ज़रूरी स्कूल है। में लाना ज़रूरी है। जी। ऐसे तो है एक स्पोर्ट्स पीरियड या एक 1 आवर पीटी, ये तो होता ही हुँ। है स्कूल में, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा ही एम्फोसिस जोर देना है। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहूँगा जी। शालिनी मैडम, हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, वो फेलियर्स के लिए लोग को प्रिपेयर नहीं करता है। अच्छा, जी, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी लगती है मुझे। जैसे कि आप देखेंगे यंगस्टर्स, अगर कोटा हुँ, का नाम लिया जाए, तो हुँ। कितना सारे बच्चे बच्चे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो उन लोग को ये माने फेलियर है तो कोई बात नहीं, तो वो दूसरा कोई एरिया पर वो जा सकते हैं। उनको आईआईटी में जाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या मेडिसिन में जाना ज़रूरी नहीं है। तो अगर वहाँ नहीं होता है, तो इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो सुसाइड कमिट कर ले। इतना सारा एब्सोल्यूटली। यंग यंग माइंड्स, और ये तो एक पढ़ाई का बात हुआ, ऐसे भी कोई भी चैलेंजेस है लाइफ में, तो उसको आप फाइट करें। तो ये अपना एजुकेशन सिस्टम ये नहीं, हमारा हिसाब से कि जी, ये नहीं देते हैं प्लान बी, तो ये जी। ज़रूरी है जी। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कोई पेशेंट है जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके आस-पास के जो लोग हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, केयर टेकर्स हैं उसके, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपना रोल किस तरह से प्ले करना चाहिए? एज़ अ पेशेंट की नज़र से अगर देखा जाए, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसके आस-पास के लोग उससे कैसा बिहेव करें? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं तो खुद ये सिचुएशन से जी। गुजरा। मैंने देखा कि आपका आस-पास में तो पहले तो आपका इमीडिएट फैमिली है, हुँ। उन लोग को तो आपको मनोबल देना है, वो जी। वो तो ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके अलावा जो भी जो अपना जो हेल्थ केयर है या डॉक्टर्स है, और जो भी
फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो भी आपके जो जर्नी है, आपका जो हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो लोग भी आपका एक तरह से साथी है। तो अगर उसको भी हम साथ लेंगे तो आपका भी जो मनोबल और भी बढ़ अच्छी जाता तरीके। है। हाँ, तो ये मैंने पहले से ही मैंने एक 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 किस्म का ठान ले ली थी कि ऐसे करना है, उन लोग को भी साथ लेना है, तो उन लोग का प्रेयर्स भी हमारे लिए, उनका ब्लेसिंग्स, एल्डर्स का ब्लेसिंग्स, तो ये सब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी साथ है उसको आपको साथ लेके ही चलना है। जी एब्सोल्युटली। सर, जब कैंसर हुआ उसके बाद में आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज है, क्या आपने उसको री एवेल्यूएट किया दोबारा से? क्या आपने अपनी प्रायोरिटीज को वापस से री इवेल्युएट किया? मैं इस पर ऐसा बोलना चाहूँगा कि पहले तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में 22-23 इयर्स हम्म। रहा, तो उस पर मैंने देखा तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हाँ। हो सकता है वो एक रीज़न है कि ये कैंसर का एक रीज़न भी बन सकता है। स्ट्रेस के कारण भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने सीए प्रैक्टिस पर आ गए, तो कॉर्पोरेट जॉब से मैं एक स्टेप बाहर आ गए। तो सीए प्रैक्टिस में जैसे आपको मालूम है कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इस तरह का जो असाइनमेंट्स को लेकर थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालने का ये मौका हम्म। मिला। तो हम्म। इस डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट मैंने किया। तो ये तो अभी इसलिए अभी तक मैं वो कर सक रहे हैं, इसीलिए अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो भी हाई रिस्क क्लाइंट को मैं नहीं करते हैं, मैंने उनका असाइनमेंट मैंने नहीं लेता हूँ। जो भी बढ़िया से कर सकता हूँ उसी को मैं लेता है, तो पिक एंड चूज, तो जी। उस पर हम आ गए हैं। तो एक आपका, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कैंसर से उबरने के बाद क्या आपको अपनी अपनी लाइफ और भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगी है? कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है माइंड का? जरूर माइंड तो शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मुझे एक तरह का सेकेंड इनिंग्स मिला है। जी। तो ये तो बहुत कीमती है। बहुत जी। कुछ जो फर्स्ट इनिंग्स में नहीं हुआ है तो सेकेंड इनिंग्स में करना चाहूँगा। तो जी। ये तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा बहुत मैंने अभी सेवा करने का भी निर्णय लिया है। जिस तरह मैंने आई डोनेशन कर चुका है, ऑर्गन डोनेशन भी मैंने करने का ये सोच लिया है, अच्छा। ऑर्गन डोनेशन। और थोड़ा बहुत समाज सेवा, इस पर मैंने आ गया। कैंसर सपोर्ट ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है, तो जिसे भी चाहिए दे कैन रीच आउट टू मी, and whatever way, small way, even if it is 0.001%, I can help them and support them. ये इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, बट बाहर देश में सभी कैंसर सपोर्ट ग्रुप है। और सर्वाइवर होने के कारण बहुत लोगों को, मरीजों को ये एक सपोर्ट हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गोपीनाथ जी। दोस्तों, जितने भी लोग अभी हमें इस समय देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या आपके आस-पास में आपने देखा है कि कोई पर्सन कैंसर या अन्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या फिर इससे उबर चुका है, इससे लड़ करके बाहर आ चुका है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपके भी व्यूज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या
जब इस तरह की कोई ज़िंदगी में सिचुएशन आती है तो हमारी ज़िंदगी हमें और भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है और भी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगती है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हम करेंगे, आगे करेंगे, फिर करेंगे, ये चलता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है कि अब जो लाइफ है वो एक जगह थम गई है और इसके आगे का हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि अब आगे अगले पल ही क्या होगा, उस समय सबसे ज़्यादा हमें लाइफ की इम्पोर्टेंस फ़ील होती है। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ है, आपके आस-पास हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए इंस्पायर होकर के, मोटिवेट होकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं और शायद खुद में बदलाव लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कि गोपीनाथ सर ने किया, अपनी किताब को उन्होंने पब्लिश करवा के बहुत से लोगों को ये इंस्पायर कर रहे हैं और लोग इंस्पायर हो भी रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कि जब ये इस प्रॉब्लम से उबर सकते हैं, तो हम भी उबर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सोशल वर्क होगा आपके लिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो। सर, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्विकली आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? जी हाँ। जी। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए जीवन की सच्ची खुशी क्या है? जो सबसे ज़्यादा खुशी तो है कि जो मेरे परिवार जो यूएस में है, से ज़्यादातर मिलने का मौका अगर मिले तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि उन लोग कैलिफोर्निया में है। जी, जी। तो ये तो उन लोग से पोता और पोती से जब हम लोग मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है आपको? ज़रूर जी, एक बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद जब उस पता चलेगा उन्हें कि आपकी सबसे ज़्यादा खुशी उनसे बार-बार मिलने में, आई एम श्योर वो जो मिलने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाएगी। धन्यवाद। जी, गोपीनाथ जी। अगला सवाल है मेरा आपसे, ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? इसमें तो मैं बोलूँगा कि जो बचपन का या स्कूल डेज़ जो है, वही अच्छा। सबसे बड़ा है। हुँ, हुँ। तो वही दौर तो ऑफ़कोर्स सबसे बढ़िया था। और हमारा स्कूलिंग भी बहुत ही लॉयोला स्कूल जमशेदपुर में हुआ हुँ, और हुँ। बहुत ही बढ़िया स्कूल है। एक टॉप 10 स्कूल में माना जाता है। तो मिशनरी स्कूल है, हुँ, हुँ। तो लेकिन वहाँ पर कोई भी रिलीजन का कुछ ऐसा ज़बरदस्ती कुछ नहीं था। तो बहुत ही अच्छा एजुकेशन था। वो ओके, ओके। टीचर्स भी बहुत अच्छा अच्छे टीचर्स थे। जी। अगला सवाल है मेरा, जब आपने इस बुक को कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले किसे बताया आपने? सबसे पहले मैंने अपनी अपनी बेटी को बताया और उनको ड्राफ्ट भी दिया और सन इन लॉ ओके, को भी दिया। उन लोग दोनों बहुत ओके। एनकरेज किया। जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है? सबसे बड़ा शुभचिंतक तो मैं बोलूँगा मेरी पत्नी। हुँ, हुँ। तो उनको तो मेरा जो भी है मुश्किल दौर पर या खुशी के दौर पर साथ साथी है ना? तो वही सबसे ज़्यादा शुभचिंतक बोलेंगे। तो वो जी, ऐसा भी बिल्कुल। रहा ये जर्नी में उनका बिना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता ज़रूर। जी सर। सो सर, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया सभी क्वेश्चन्स का। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। जी। ईमेल आईडी srikumar.cnr@gmail.com। ओके। दोस्तों, अगर आप गोपीनाथ जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर इनकी जर्नी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपके साथ शेयर की है। आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और इनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। सर, आगे फ्यूचर में किसी और बुक पर काम हो रहा है? किसी और बुक प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं अभी?
ये दूसरा जो स्टेज है अभी तो मैं प्रोफेशनल जर्नी उस पर लिखना चाहूँगा। अच्छा। तो अभी हमारा पास कम से कम 3 बुक का मटेरियल है, ओके, क्योंकि वेरी नाइस। मेरा तो अभी 44 इयर्स हो गया है जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम्म। कम से कम 3 बुक तो बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है। तो आप जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए और हम दोबारा से आपकी जो बुक है, आपकी राइटिंग है, उसकी स्किल्स को देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। सर, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, लाइफ लेसन देना चाहेंगे? वैसे तो मैं एक महारथी तो नहीं हूँ या गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज तो मैं बोलना चाहूँगा, ये लॉर्ड महावीरा का एक छोटा सा एक मंत्र है, तो मैं मानता हूँ, जियो और जीने दो। ये मैं एक मैसेज व्यूअर्स को, रीडर्स को देना चाहूँगा। जी। जी गोपीनाथ जी, सर आप हमसे जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और ये जो जर्नी आपकी रही उसके पीछे का स्ट्रगल और कैसे आप इन सब चीज़ों से उबर के एक विजेता के रूप में बाहर आए हैं, ये सब आपने हमें बताया, हमें इंस्पायर किया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हम दोबारा मुलाकात करना चाहेंगे, आपकी अगली बुक के बारे में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मुझे इधर बुलाया आपने इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। मेरी किताब मेरी कहानी का बेस्ट विशेस हमारे तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। डे 12 हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे आज के ऑथर गोपीनाथ जी के साथ और आई एम श्योर आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है, अपनी किताब की जर्नी शेयर की है। इस किताब में उनकी पूरी लाइफ ही उन्होंने शेयर कर दी है, क्या उनका स्ट्रगल रहा कैंसर के पीछे और कैसे एक विजेता के रूप में वो, एक फाइटर के रूप में, एक वॉरियर के रूप में बाहर निकले हैं वो और अपनी लाइफ को दोबारा से फुलफिलिंगली जी रहे हैं और लाइफ को और भी ज्यादा मीनिंगफुल वो समझने लगे हैं। ऐसा ही होता है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब लाइफ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी है। तो अपने लाइफ के किसी भी पल को, किसी भी मोमेंट को बिल्कुल मत गवाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को लकी मानिए कि आप बहुत हेल्दी हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत लकी पर्सन हैं। इस चीज को एंजॉय कीजिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। सो इसी मैसेज के साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन। ये कंप्लीट हो गया है। आई एम श्योर आपको आज का सेशन पसंद आया है, कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जिसमें हर किताब है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।